नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं एक ख़ास शख्सियत जिनका नाम है इखलास आलम साहब। इस चुनावी हलचल के बारे में, नरकटिया विधानसभा के बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। इनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इखलास आलम साहब है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जो आप हमारे पास आए और उस लायक समझा कि हाँ, इनसे बातचीत की जाए नरकटिया विधानसभा के बारे में। और नरकटिया विधानसभा में जो अभी का माहौल है, जिस तरह का मूवमेंट है, उस पे मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। आप सोच लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। ये थामने वाली सलाहियत सब लोगों में नहीं है। किसी गिरते को थामना ये कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सलाहियत आप सब में नहीं देखेंगे। सब लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को बरगलाया जाए, कैसे एक दूसरे से टूट पैदा की जाए, जात धर्म ये सब लगा हुआ है अभी के माहौल में, आप देख रहे होंगे। लेकिन हम लोग खुशकिस्मत हैं नरकटिया विधानसभा वाले कि यहाँ पहले से 10 साल पहले से जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इस चीज़ से आप कह सकते हैं कि पाक हैं। हमारे मतलब इस्लाम धर्म में पाक कहा जाता है ना, पवित्र हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये दाग कभी नहीं लगा कि उन्होंने किसी धर्म वाले को कम आंका और किसी को ज़्यादा आंका। आप को पता होना चाहिए कि उनके कार्यालय में एक बच्चा भी अगर जाए और वो इच्छा जाहिर करता है कि हाँ, हम शमीम साहब के साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, वो आदमी एक बार भी झिझक महसूस नहीं करता है। ये भी बड़ी बात है। ये सब राजनेताओं में ये सलाहियत नहीं है। आपने देखा होगा कई बार तो आप लोगों का भी कैमरा झटक दिया जाता है कि आप पता नहीं उनके खिलाफ ना सवाल कर दें। पता है कि नहीं आप? ये तो बात रही है उनसे मिलने और जुलने की बात। अब ख़ास मुद्दे पे हम आएंगे। राजनीति जो हलचल है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऊपर हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का कल नॉमिनेशन हुआ, उसके बारे में क्या ख्याल है? पहले कैंडिडेट कम हुआ करते थे इस विधानसभा में, लेकिन इस बार कैंडिडेटों का नंबर ज़्यादा है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। बाकी कैंडिडेट जो हैं कौन कौन से टक्कर में रहेंगे, इस बारे में क्या ख्याल है आपके? जहाँ तक रह गई टक्कर की बात, तो पहले से तो जीते हुए कैंडिडेट शमीम साहब हैं। जो भी लड़ेगा इनसे ही लड़ेगा। लेकिन कल शायद आप कवर कर रहे थे रक्सौल में। जी, आप थे। बिल्कुल। लगभग 4 लोगों का नॉमिनेशन था कल, और जो आपने जनसैलाब देखा होगा कि बाकी तीनों का भी मिला दें तो एक हिस्सा भी नहीं था जो डॉक्टर शमीम अहमद साहब में जो जनसैलाब था। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाँ, किस तरह का माहौल है। दूसरी बात यह है कि आज जो रंग बिरंगे हर तरह के जो मतलब कलाकार नहीं बल्कि नेता कह लीजिए, वो लोग जो भी उतरे हुए हैं, मेरे हिसाब से वो लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं उतरे हुए हैं, चुनाव हराने के लिए उतरे हुए हैं। और सिर्फ एक आदमी को, डॉक्टर शमीम अहमद साहब को। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि आपने देखा होगा कि हर अच्छे चीज़ का बुराई ज़्यादा लोग करते हैं और उनके पीछे हमेशा लगा रहता है। जैसे आप एक गुलाब को देख लीजिए कि गुलाब कितना सुंदर फूल है, लेकिन उसके नीचे कांटे कितने हैं। तो उन्हीं कांटों में वो गुलाब खिला हुआ है, और उस गुलाब के बारे में अब क्या कहेंगे आप? लोग कहते हैं 10 साल ये विधायकी रही उनकी, 10 साल वो विधायक रहे हैं यहाँ के डॉक्टर शमीम अहमद साहब। नरकटिया विधानसभा में क्या कुछ खास काम हुआ और क्या कुछ बाकी रह गया, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सबसे पहले तो उनके आने से राजनीति में और राजनीति से पहले भी डॉक्टर शमीम अहमद में ये खासियत है कि वो राजनीति में नहीं आए थे, फिर भी इस एरिया का विकास किया था। आप जानना चाहेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल जानना बताते हैं आपको। हम लोग जब अभी नौजवानी में कदम रख रहे थे तब उनका हॉस्पिटल खुला, स्वास्थ्य केंद्र खैरवा। क्या आप भी हम उम्र हैं, आपने इस एरिया में कहीं गांव में हॉस्पिटल देखा था उससे पहले? नहीं था। नहीं था ना।
तो ये चीज़ तो सबसे पहले उन्होंने कर दिया कि एक गरीब आदमी जिसको मतलब मोतिहारी जाने के लिए 50 रुपए की व्यवस्था नहीं है, वो आदमी भी उस वक्त इलाज कराने के लिए अगर बुखार गांव के दवा से न छूटे तो डायरेक्ट मोतिहारी जाना था। और मोतिहारी जाने के लिए कितनी व्यवस्थाएं चाहिए आपको पता है। ये चीज़ उन्होंने ख़त्म किया और इस एरिया के लोगों को उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही क्रांति ला दिया। और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कि खैरवा से हम लोग नज़दीक हैं, हरदिया नज़दीक है, आपको लगभग उनके वजह से, उनके हॉस्पिटल खुलने की वजह से उस बाज़ार का जो माहौल आप देख लीजिए कि ज़रूरत की लगभग सामान वहाँ पे मुहैया हो जाती है। इसमें भी लोगों का बचत हुआ। सबसे मेन चीज़ है, सिर्फ पैसे की बचत नहीं है, वक्त की बचत है। और आज के दौर में वक्त की बचत करना बहुत बड़ी बात है। तो अब उनके बारे में कितना तारीफ़ करूं मैं, तारीफ़ तो उनके लिए कम है, जितने भी शब्द हैं वो कम हैं। आप ये कहेंगे कि हाँ, आप हो सकता है कि उनसे ज़्यादा जुड़ाव हो, ये अलग बात हो गई। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इसमें अगर कोई बात झूठ है तो आप मुझे टोक सकते हैं। अब तो ये वीडियो देखने वाले ही बताएंगे आपके बारे में, जो आपका जो राय है उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कितनी इनकी बातों में सच्चाई है। फ़िलहाल हमें ये बताएं आप कि 10 साल जो इनका रीज़न रहा, बहुत सारे लोगों का जो आज लोग यहाँ से भटके हुए हैं, जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दावा है कि करप्शन बहुत सारा है यहाँ पे, थाना, ब्लॉक, कचहरी, जहाँ पे मतलब दलाली की जाती है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात, जो करप्शन है, प्रशासनिक करप्शन, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी की सरकार है, नीतीश की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, ये अफसरों की सरकार है। अफसरशाही बहुत बढ़ गई है। और जब क्या कहते हैं कि घर का मुखिया ही छूट दिया हो तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत प्रयास है कि ऐसा ना हो। और जब भी जिन लोगों को भी जो भी ज़रूरत पड़ा है उनसे कि हाँ हमें इस विभाग में सहयोग चाहिए, उन्होंने भरपूर किया है। और दूसरी बात यह है कि एमएलए के अंदर जो आएगा उतना ही कर पाएंगे ना वो। हाँ, बाकी विधायकों की तरह बढ़ा चढ़ा के बोलने की उनकी आदत नहीं है कि मैं आपका ये करा दूंगा, मैं आपका वो करा दूंगा। हालांकि जो लोग भी बोलते हैं वो करवाते नहीं हैं। आएंगे, कुछ पल के लिए आपके पास बैठेंगे, बोल देंगे, बोल के चले जाएंगे। उस वक्त आपके कानों में मिठास आ जाएगी कि हाँ भाई ये नेता हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, कर देंगे, कह के चले जाएंगे। आपने एक क्लिप देखा होगा, वायरल था इसमें, कि एक नेता एक गांव में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई, वो पूछते हैं कि इस गांव में क्या क्या समस्या है। तो कोई बोलता है हॉस्पिटल नहीं है, कोई बोलता है मतलब रोड नहीं है, कोई बोलता है बिजली नहीं है। नेताजी फ़ोन उठाते हैं और फटाफट फ़ोन लगाते हैं कि भाई हरदिया गांव ही मान लीजिए, हरदिया गांव में कॉलेज नहीं है, हरदिया गांव में बिजली नहीं है, हरदिया गांव में रोड नहीं है। तो ये सब कह देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं। फिर वो सवाल पूछने वाला है, वो एक बात बोलता है कि नेताजी एक और सवाल रह गया मेरा, इस गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता, एक टावर लगा दिया जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, नेटवर्क है नहीं मोबाइल में, और नेताजी कॉलेज भी भेज दिए, हॉस्पिटल भी भेज दिए, रोड भी भेज दिए। तो आप समझिए ना कि वो क्या कहना चाहता है कि नेटवर्क है नहीं मोबाइल में, बात आप कैसे कर लिए भाई। अच्छा, जहाँ टावर नहीं वहाँ नेताजी फ़ोन लगा के बोलते हैं कि यहाँ पे ये सुविधा हो जाना चाहिए, ये सुविधा हो जाना चाहिए, और लोग खुश होकर ताली बजा रहे। अरे भाई, आपको दिखाई देना चाहिए कि नेटवर्क है नहीं, ये बात किससे कर रहा है, मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो बेवकूफ़ बनाने वाली काबिलियत उनके अंदर नहीं है। वो एक सच्चे आदमी हैं, जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, यही बात है। इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, अगर आपके डॉक्टर शमीम मोहम्मद साहब लीड करते हैं, जीत कर आते हैं, क्या ख़ास विज़न होगा? 3 ऐसी बातें हमें जब आप बताएं, क्या कुछ बदलाव करेंगे वो? सबसे पहला बदलाव ये है कि स्वास्थ्य में तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन इस बार अगर सरकार बनती है तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको स्वास्थ्य विभाग सौंपा जाए। पिछले बार भी मंत्री थे, कानून मंत्री थे, लेकिन अगर आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हमारी ये कोशिश होगी, हमारी ये मांग होगी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सबसे, कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे इंसान के हाथ में दिया जाए जो उस बारे में जानकार है। और आपको पता है कि इस एरिया में, क्या इस ज़िले में
नाम है डॉक्टर शमीम अहमद का, उनका हॉस्पिटल आप देख लीजिए कितना बड़ा है, इतनी बड़ी व्यवस्था चलाते हैं, तो उनके हाथ में उस लाइन का मतलब मंत्रालय दिया जाए। और जब वो मंत्री इस लाइन के बन जाते हैं तो मेरी मांग उनसे होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ वो विधायक है तो हमारी मांग उनसे नहीं है, उनसे शिकायतें भी होंगी क्योंकि घर के लोग हैं, अपने विधानसभा के लोग हैं। अगर शिकायत होगी तो हम किसके पास जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे। तो मेरा ये उनसे मांग होगा, जब वो कानून मंत्री बनते हैं तो कम से कम हर पंचायत में स्वास्थ्य के लिए छोटी मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए गवर्नमेंट की, मोहल्ला क्लिनिक जैसा। हाँ, जैसे जो भी मान लीजिए कि इस पंचायत के लोग वहाँ पे जाके अपना उपचार करा सकें, ये हमारी मांग होगी। और दूसरी मांग ये होगी कि ये क्या बोलते हैं कि रोड जो भी है अभी कहीं कहीं पे दिक्कतें हैं, हालांकि बहुत सारे रोड बने हैं, बहुत सारे रोड बने हैं, लेकिन एमएलए के अंदर जो भी आता है वो काम में कोई कमी ना हो। अभी 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है वो तो लाजवाब है। इस नरकटिया विधानसभा को इससे पहले आप देखिए, इस 10 साल से पहले क्या हाल था। आपकी उम्र भी तकरीबन 30-35 साल होगी, अंदाज़ा होगा कि हाँ आप जब 10 साल के उम्र में थे तो किस तरह चलते थे, किस तरह की रोड की व्यवस्था थी। अच्छी सड़कें थी, लाइट नहीं था, मोतिहारी जाना आपको दुश्वार था। और फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप अपने हरदिया गांव को, जिन लोगों को शिकायत है कि वो कुछ काम नहीं किए हैं, तो मेरे हिसाब से हम लोगों की उम्र जो 35 या 40 साल है उसमें बाशऊर हम 25 साल से हैं, मान लीजिए ना 25 साल से। 2000 से हम लोग मतलब पूरे होशमंद हैं। उससे पहले 15 साल यहाँ पे दूसरे लोगों ने शासन किया है। श्याम बिहारी प्रसाद हुए, बीच में एक बार वीरेंद्र कुशवाहा जी जीते हुए थे। लेकिन 2015 से पहले आपके हरदिया गांव में ना तो रोड थी, ना ही बिजली थी, किसी ने एक पत्थर भी नहीं रखा था यहाँ पे। वही जो पुराने कैंडिडेट थे कहे थे कि एक बार किसी ने सवाल किया था उनसे कि भाई हरदिया में ये काम करवा दीजिए, मान लीजिए कि सोलिंग करवा दीजिए उसका। उन्होंने कहा था कि हरदिया गांव वाले हमें वोट नहीं देते हैं। ये एक नेता का शब्द हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन 2015 के बाद जब वो जीते तो 2017 में पहली बार हरदिया में रोड बना, ये उनकी उपलब्धि है। आज 2025 आते आते दोबारा इस गांव में रोड बन गया। पूरी गांव की ढलाई किस तरह से हुई है आप देख रहे हैं। आपके हरदिया गांव में जो डोरा नदी है उस पे पुल पास हो गया है। अगर आचार संहिता नहीं लगा होता तो अब तक उद्घाटन भी, शिलान्यास भी हो गया होता। बाई चांस इस विधानसभा में अगर वो नहीं भी जीतते हैं, जो कि होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके गांव के लिए तो वो सौगात है, क्योंकि जो फंड एक बार पास हो गया वो तो बनना ही है, चाहे शिलान्यास जिनके हाथों हो। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप देख सकते हैं कि एक हरदिया गांव में अगर वो इतना काम कराए हैं। दूसरे सवाल का जवाब है कि रोड होना चाहिए। हाँ। तीसरा क्या है? तीसरा तो मैंने आपको बताया था कि हाँ, तीसरा शायद मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। बाकी है। हाँ, मैं एजुकेशन के फील्ड में चाहता हूँ कि एक क्रांति आए। जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो कि एक प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर पढ़ाई वहाँ पे हो। क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि ऐसा ऐसा घर है जहाँ 300 रुपये दिन भर में कमा के आते हैं तो घर का रोजी रोटी चलता है। प्राइवेट स्कूल का फीस मान लीजिए तो महीने का 500 रुपया होता है, ऊपर से उनका ड्रेस ये वो, मतलब सब मिला के कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है गरीब लोग। तो ये व्यवस्था ऐसी बन जाए सरकारी स्कूल की कि किसी को प्राइवेट में जाना ना पड़े। ये 3 मांग है। सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही होना चाहिए, जहां गरीब लोग भी अपनी शिक्षा हासिल कर सकें, आसानी हो उनको। ये तो बातें हो गई। हमने चाहा था कि 4-5 रखना चाहिए था, जिसमें पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको हम अपना से ऐड कर रहे हैं। हमने तो 3 ही टास्क दिया कि अगर आपकी सरकार बनती है, यहाँ आपके नरकटिया विधानसभा में डॉक्टर शमीम अहमद साहब जीत कर आते हैं, तो 3 अपने प्राथमिकता दी 3 चीज़ों की। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड किया जाए कि यहाँ रोजगार मिले लोगों को। इस पर क्या ख्याल है आपका? महागठबंधन के बारे में जब आपने पूछा था मुझसे तो मैंने पहले ही कहा था कि महागठबंधन जब पिछले बार चुनाव लड़ी थी तब उन्होंने ये बातें कही थी कि हाँ, सिंचाई, दवाई, कमाई,
कमाई का मतलब क्या है कि पलायन रुके, लोग यहाँ पे कमाएं, यहाँ पे काम करें। ये प्रस्ताव तो तेजस्वी यादव ने 2020 में ही रखा था और इस बार का मुद्दा उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाँ पलायन पे कैसे रोक लगे। तो जब डॉक्टर शमीम अहमद जीतेंगे, सरकार बनेगी, तो ये तो तय बात है कि हम लोगों की कोशिश है, इस पार्टी की कोशिश है, इस गठबंधन की कोशिश है कि पलायन पे सबसे पहले अंकुश लगे। और दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी के बारे में उन्होंने कहा है कि हर घर नौकरी के बारे में कहा है कि कम से कम एक आदमी को हर घर में नौकरी दी जाए। लोग इसी सवाल पे मतलब कह रहे हैं, इसी जवाब पे आपको सवाल कर रहे हैं कि हर घर नौकरी कैसे संभव है। सबसे पहले बात कि नौकरी पाने के लिए जो क्षमता की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, वो यहाँ अभी ये व्यवस्था तो हर घर में है नहीं। आपने बिहार सरकार का वो डाटा देखा होगा कि कितना % एजुकेशन है, तो उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी। रोज़गार हर घर ज़रूर देना है, क्योंकि सब लोग नौकरी नहीं करेंगे, उसमें रोज़गार भी ऐड है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, यहाँ पे कल कारखाने लगाए जाएंगे। जो लोग बाहर जाते हैं 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनको कम से कम 10 से 12, 14, 15 हज़ार रुपये कमाने की व्यवस्था यहाँ पे की जाए। और इसके लिए बहुत दिनों से ये आवाज़ उठा रहे हैं तेजस्वी यादव, और मुझे गर्व है कि वो नौजवानों के बारे में इतना सोचते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि इस बार परिवर्तन होना ज़रूरी है। यहाँ लगभग 5 या 6 कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आपको इनके टक्कर में कौन आ सकते हैं? टक्कर की बात ही नहीं है, टक्कर वाली बात ही नहीं है। मैं तो आपको पहले ही बोला हूँ कि यहाँ पे जो लोग भी चुनाव लड़ने आए हैं, 4-5 विधायक जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, वो लोग चुनाव जीतने नहीं आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पर्दे में ही मेरा जवाब रहे, और मतलब जीतने नहीं बल्कि हराने आए हैं। मैं जीतूंगा नहीं ये उनको भी पता है, लेकिन मैं हराने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस कोशिश में वो असफल रहेंगे, क्योंकि जनता जो है वो काफ़ी समझदार है। आज 5G वाला ज़माना है, आज के ज़माने में बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। हालांकि फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना दे, जात के नाम पे बेवकूफ़ बना दे, लेकिन ये होगा नहीं। आज जो लोग भी ये चीज़ मतलब ये बात रख रहे हैं कि हाँ फलाने साहब को जिताना है, चिलाने साहब को जिताना है, उनको जिताना नहीं है, अपना चेहरा चमकाना है। उन्हें उनकी राजनीति में कोई बिसात नहीं थी, इसलिए वो चाहते हैं कि इसी बहाने मुझे लोग जान ले और आगे मैं इस फील्ड में उतर के कुछ करूं। अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में असफल रहेंगे। जनता समझदार है। बिहार में कुछ लोगों का कहना है कि अगर फिर से तेजस्वी की सरकार आती है तो वही लालू वाला दौर चालू हो जाएगा, वही जंगल राज चालू हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? जंगल राज के बारे में मैं उन लोगों को बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तो अगर ये कहने की ताकत उनके पास है तो ये ताकत लालू यादव ने दी है और उसी जंगल राज ने दी है। जो लोग ये बात कह रहे हैं, कभी उनके पास ये शक्ति नहीं थी कि किसी स्वर्ण जाति के दरवाजे पे जाएं और कुर्सी पे बैठ जाएं या खटिया पे बैठ जाएं। तो ये ताकत अगर किसी ने दी है तो वो लालू यादव ने दी है। उन्हें ये याद रखना चाहिए। कभी किसी ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हो जाए तो नमस्कार प्रणाम तो छोड़ दीजिए, उनके सामने चप्पल पहनकर खड़े नहीं हो सकते थे और सामने से गुजर नहीं सकते थे, उनके उल्टे पांव लौट जाना पड़ता था। ये ताकत उनको लालू यादव ने दिया है। तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि आज के दौर से तो बहुत बेहतर दौर उन्होंने उस राज्य में लाया था जिस वक्त ये ताकत किसी में नहीं थी कि किसी स्वर्ण जाति वालों से आंख मिलाने की तो दूर की बात है, नज़र मिला के बात नहीं कर सकते थे। एक आखिरी सवाल हमारा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया अख्तरुल इमान साहब के तरफ से, आपके तेजस्वी के कार्यालय में भी ये खबर पहुंचाया गया कि हमें आप गठबंधन में ले लीजिए, हमें आप 6 सीट सीमांचल में दे दीजिए। आज यहाँ अगर आपको तकलीफ है कि यहाँ MIM की पार्टी शमीमुल हक जैसे कैंडिडेट यहाँ लड़ रहे हैं आपके विधायक के खिलाफ, डॉक्टर शमीम अहमद साहब के खिलाफ, अगर आपने 6 सीट वहाँ दे दिया होता तो शायद यहाँ नौबत नहीं आती। तो वहाँ 6 सीट दे देना था, क्यों ऐसा हुआ? हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर तारा भी तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जहाँ तक बात रह गई कि गठबंधन में क्यों नहीं लिया, ओवैसी को क्यों नहीं लिया, अख्तरुल इमान साहब प्रस्ताव लेके गए थे
ये सब बातें जहाँ तक है तो कुछ बातें हैं जिन बातों से बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आपने जो अपनी कट्टरता वाली छवि बनाई हुई है, शायद ये वजह रही हो। रह गई बात कि मुसलमानों के लिए जो बात वो लोग बार बार ये करते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या किया, तो सभी जात धर्म वालों को एक साथ लेकर चलने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है, और अभी का जो गठबंधन है वो महागठबंधन है। जनता जो है वो काफ़ी समझदार है। आज 5G वाला ज़माना है, आज के ज़माने में बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। हालांकि फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना दे, जात के नाम पे बेवकूफ़ बना दे, लेकिन ये होगा नहीं। आज जो लोग भी ये चीज़ मतलब ये बात रख रहे हैं कि हाँ फलाने साहब को जिताना है, चिलाने साहब को जिताना है, उनको जिताना नहीं है, अपना चेहरा चमकाना है। उन्हें उनकी राजनीति में कोई बिसात नहीं थी, इसलिए वो चाहते हैं कि इसी बहाने मुझे लोग जान लें और आगे मैं इस फील्ड में उतर के कुछ करूं। अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में असफल रहेंगे। जनता समझदार है। इन्होंने कहा नरकटिया की जनता समझदार है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनकी सारी बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमें ज़रूर बताएं कि ये इन्होंने जितनी सारी बातें की इसमें कितनी सच्चाई है। इन सब के बारे में आप हमें आप अपनी खुला राय दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। अब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।